Hello everyone, welcome to my YouTube classes, रोहित सिंह केमिस्ट्री क्लासेस। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। वहां पे हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है, वहां पे हमने डेफिनेशन डिस्कस कर लिया है, टाइप्स ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस डिस्कस किया था, क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस। फिर हमने कुछ स्कोप डिस्कस किया था जिसमें हमने देखा था कि कैसे हम क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल चेक करते हैं, इन प्रोसेस कंट्रोल में क्या क्या देखते हैं और बाद में फिनिश प्रोडक्ट में क्या देखते हैं, कैसे उसकी क्वालिटी मेंटेन करते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में जो बेसिकली जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्योंकि हमने बताया था कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम नंबर डिटरमाइन करते हैं, कंपोजिशन या कंसंट्रेशन। तो हमें ड्रग कितनी मात्रा में प्रेजेंट है किसी भी फार्मास्यूटिकल्स में या किसी भी फॉर्मुलेशन में, वो आइडेंटिफाई करना है, उसका एग्जैक्ट नंबर पता करना है, तो हम अप्लाई करेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस का रोल फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में बहुत बड़ा हो जाता है। तो आइए देखते हैं वो कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन मेथड ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो इसमें सबसे पहला मेथड जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड से कैसे हम अननोन कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करेंगे बाय रिएक्टिंग विद नोन कंसंट्रेशन। तो ये केमिकल मेथड फर्दर सब क्लासिफाइड है वॉल्यूमेट्रिक मेथड, गैसोमेट्रिक मेथड और ग्रेविमेट्रिक मेथड में। अब आप देख रहे हैं कि यहां पे जैसा नाम है उसी प्रकार का ये मेथड है वॉल्यूमेट्रिक। क्या समझ में आ रहा है आपको? वॉल्यूमेट्रिक मतलब वॉल्यूम का मेजरमेंट, यानी कि वॉल्यूम मेजरमेंट। इसमें हम क्या करेंगे? वॉल्यूम मेजर करेंगे, ठीक है। इसका दूसरा नाम है टाइट्रीमेट्रिक मेथड, टाइट्रीमेट्रिक मेथड, ठीक है, यानी कि टाइट्रेशन, यानी कि टाइट्रेशन। तो ये वॉल्यूमेट्रिक मेथड जिसमें हम वॉल्यूम मेजर करेंगे, ये देखिए आपके सामने मैंने डायग्राम भी बना रखा है। इसमें हम लोग ब्यूरेट और कोनिकल का इस्तेमाल करते हैं। यहां पे हम लोग नॉन कंसंट्रेशन लेते हैं, स्टैंडर्ड सैंपल, जैसे कि हम 10 ml ले रखे हैं, और ये ब्यूरेट है। ब्यूरेट में भी कुछ वॉल्यूम अप टू 50 ml फिल कर रखा है। तो हम देखेंगे इस 10 ml को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना ml आपका ब्यूरेट लगेगा, या ब्यूरेट में जो अननोन कंसंट्रेशन है कितना ml लगेगा। तो ये हम वॉल्यूम रिकॉर्ड करेंगे। तो नोन वॉल्यूम कितने अननोन वॉल्यूम से रिएक्ट कर रहा है वो हमको आइडेंटिफाई करना है। वो हम आइडेंटिफाई करेंगे बाय द चेंज ऑफ कलर, जो कि इंडिकेटर शो करेगा। यहाँ पे HPS यानी कि फिनोक्सिलीन हमने इस्तेमाल कर रखा है। तो फिनोक्सिलीन क्या करेगा? जब फिनोक्सिलीन एसिडिक कंडीशन में है तो एक कलर देता है जो कि होता है कलरलेस, यानी कि कोई कलर रहता ही नहीं है। और जैसे ही इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, ये ब्यूरेट से ड्रॉप बाय ड्रॉप NaOH गिरेगा, ठीक है। यहाँ HCl में प्रेजेंट है फिनोक्सिलीन, तो फिनोक्सिलीन हमेशा एसिडिक कंडीशन में कलरलेस रहता है। और जैसे ये ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरेगा, एक समय ऐसा आएगा जब दोनों की कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगी, एसिड और बेस की। वो पॉइंट कहलाएगा एंड पॉइंट। और उसके बाद एक भी ड्रॉप एक्स्ट्रा गिरा यहां से तो कंडीशन हो जाएगी बेसिक, और ये तुरंत अपना कलर चेंज कर देगा। जैसे ही कलर चेंज होगा हम ब्यूरेट को स्टॉप करेंगे और यहाँ रीडिंग नोट कर लेंगे कि ब्यूरेट कितनी खाली हुई। यानी ये खाली जो वॉल्यूम हुआ यही आपका अननोन वॉल्यूम है, जो कि हमने पता कर लिया। किससे रेट करा के? नॉन वॉल्यूम से, यानी कि स्टैंडर्ड से। तो यहाँ मेजरमेंट हो रहा है वॉल्यूम का, इसलिए कहलाता है ये वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस या टाइट्रेशन या टाइट्रीमेट्रिक मेथड या टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस। तो यहां पे आप देखिए एक केमिकल दूसरे केमिकल से रिएक्ट हो रहा है। कैसे? सपोज ये HCl है, ये हमने मान लिया स्टैंडर्ड है, जिसकी नॉर्मेलिटी हमें पता है N1 है, और उसका वॉल्यूम भी हमें पता है V1 है। इसकी नॉर्मेलिटी भी पता है, इसका वॉल्यूम भी पता है, ठीक है। कैसे पता है? हमने 0.1 नॉर्मल सोल्यूशन बनाया है और कितना ml लिया है? 10 ml हमने सोल्यूशन लिया है। तो N1 पता है, V1 पता है। अब एंड पॉइंट पे, कहां पे? एंड पॉइंट पे, यानी दोनों आपका कंसंट्रेशन बराबर हो गया है। तो ये क्या हो जाएगा? N2 और हो जाएगा V2, ठीक है। अब N2 V2 क्या है? ये अननोन जो आपका ब्यूरेट में भरा हुआ है। तो जैसे ही कलर चेंज आएगा हम ब्यूरेट बंद कर देंगे और देख लेंगे कितना वॉल्यूम खाली हुआ। सपोज करिए कि ये 10 ml ही खाली हुआ था, ये इतना खाली हो गया 10 ml यहां से यहां तक। तो यहां से यहां तक का जो वॉल्यूम मेजरमेंट हुआ वो कितना ml हुआ? वो 10 ml हुआ।
तो हमने V2 की वैल्यू रख दी यहाँ पे V2 क्या है, BR यानी ब्यूरेट रीडिंग। ठीक है, तो ये है आपका NaOH का केस और ये आपका HCl का केस। तो अब देखिए वैल्यू रख देते हैं। तो HCl का नॉर्मलिटी कितना लिया था हमने 0.1 क्योंकि स्टैंडर्ड है, तो 0.1 ले लिया हमने। वॉल्यूम कितना लिया था 10 ml, तो हमने 10 रख दिया। N2 हमको निकालना है, ये अननोन कंसंट्रेशन है, जो मैंने बोला अभी कि हम केमिकल मेथड से अननोन कंसंट्रेशन फाइंड आउट करेंगे बाय रिएक्टिंग विद नोन सब्सटेंस। और V2 कितना है, ब्यूरेट रीडिंग कितनी आ गई 10 ml। तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे तो जो नॉर्मलिटी अननोन की आई वो भी कितना हो गया, 10 से 10 कट गया, बचा कितना 0.1 नॉर्मल। यानी ये जो आपकी अननोन की नॉर्मलिटी आई NaOH की वो भी कितनी आ गई 0.1 नॉर्मल। तो आप देखिए कि जो नोन सब्सटेंस था वो एक केमिकल था और जो अननोन सब्सटेंस वो भी एक केमिकल है। केमिकल से रिएक्ट कर रहा है और जो केमिकल अननोन है उसकी कंसंट्रेशन हम फाइंड आउट कर ले रहे हैं बाय रिएक्टिंग विद नोन केमिकल। तो ऐसे मेथड को क्या बोलेंगे, केमिकल मेथड। ठीक है, क्योंकि केमिकल से केमिकल का आइडेंटिफिकेशन हुआ। तो ये हो गया आपका वॉल्यूमेट्रिक मेथड। अब आइए देखते हैं हम लोग आगे गैसोमेट्रिक और ग्रेविमेट्रिक मतलब क्या मतलब है। ये डायग्राम मैं बना रहने दूंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको पूरे ही सेमेस्टर ऑलमोस्ट टाइट्रेशन ही पढ़ना है। आगे जरूरत पड़ेगी तो दोबारा बनाना पड़ेगा, वो फिजिबल नहीं होगा, इसलिए मैं इसको बना रहने देता हूँ। इस पार्ट को हम यूटिलाइज कर लेंगे समझाने के लिए। आइए अब देखिए, जैसे यहां हमने वॉल्यूम मेजर किया, ठीक है, थ्रू टाइट्रेशन, यहां हम मेजर करेंगे गैस, अमाउंट ऑफ गैस रिलीज्ड। यानी ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस में जहां पे गैस रिलीज होती हो तो हम मेजर कर लेंगे कितना अमाउंट ऑफ गैस रिलीज हुआ, उससे हमें मालूम चल जाएगा रिएक्टेंट ने कैसा रिएक्ट किया। एग्जांपल देखिए समझ में आ जाएगा। हमने लिया जिंक ग्रेन्यूल टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, और इसमें हमने एसिड डाल दिया। ठीक है, हमने एसिड डाल दिया H2SO4 या HCl भी डाल सकते हैं। ठीक है, या हम क्या डाल सकते हैं HCl भी यूज कर सकते हैं, कुछ भी यूज करिए। तो क्या होगा, जिंक मेटल है, ये हाइड्रोजन को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल्स होते हैं वो हाइड्रोजन से ऊपर आते हैं। तो यहां पे होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। किसका डिस्प्लेसमेंट होगा, देखिए ये टूटेगा ऐसे, ये प्लस में और ये -2, सल्फेट क्या होता है -2। अब यहाँ 2H है तो क्या हो जाएगा 2H प्लस, क्या हो जाएगा 2H प्लस, और ये किसमें टूट जाएगा सल्फेट यानी SO4 -2। तो ये 2H प्लस जो है, और जिंक ऑलरेडी क्या होता है, अगर ये अभी तो देखिए फ्री फॉर्म में है इसलिए इसका क्या है ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, लेकिन जैसे ये सल्फेट के साथ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, यानी दिस विल फॉर्म ZnSO4 और रिलीज क्या हो जाएगा हाइड्रोजन गैस, यानी क्या रिलीज हुई गैस। ठीक है, तो ये तो अब जिंक यहाँ पे +2 है और सल्फेट क्या हो गया -2, +2 -2 मिलकर क्या बना लिया जिंक सल्फेट। अब जिंक H2SO4 से कितना रिएक्ट किया है ये कैसे मालूम चलेगा, हम क्या रिकॉर्ड कर लेंगे कितना आपका गैस रिलीज हुआ, कितना वॉल्यूम ऑफ गैस रिलीज हुआ, इसको हम क्या कर लेंगे रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, किसी भी रिएक्शन में हाइड्रोजन रिलीज हो रही हो, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही हो, तो उसमें हम गैस को मेजर करके बता सकते हैं कि कितना मेटल कितने सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट किया रहा होगा। तो ये मेथड कहलाएगा आपका गैसोमेट्रिक मेथड। अब चूंकि ये भी एक केमिकल है, ये भी एक केमिकल है, तो ये भी किसके अंदर आया केमिकल मेथड के अंदर। तो चाहे आप वॉल्यूमेट्रिक मेथड देखिए चाहे आप गैसोमेट्रिक मेथड देखिए, केमिकल से रिएक्ट हो रहा है, ये बेसिक बात है। थर्ड वन ग्रेविमेट्रिक, ये भी बहुत कॉमन है। हम लोग जितनी भी सिंथेसिस करते हैं जो प्रोडक्ट आता है वो किस फॉर्म में आता है सॉलिड फॉर्म में, उसको हम वेट करते हैं। ठीक है, वेट करने का मतलब ग्रेविमेट्री। ठीक है, क्योंकि वहां पे जोड़ा क्या है ग्रेविटी। तो इसको हम देख लेते हैं, ये पार्ट थोड़ा सा हटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ग्रेविमेट्रिक जनरली हम लोग क्या करते हैं प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में या प्रेसिपिटेटिंग जहां सब्सटेंस होता है। ठीक है, प्रेसिपिटेटिंग सब्सटेंस एग्जांपल ले लें, सबसे कॉमन है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट को हम किसी हैलाइड से रिएक्ट करा लेते हैं, कोई हैलाइड ले लीजिए, सबसे कॉमन हम हैलाइड ले लेते हैं सोडियम क्लोराइड, ये सबसे कॉमन आपका हैलाइड है। देखिए अभी जिंक जब डिस्प्लेस कर रहा था हाइड्रोजन को डिस्प्लेसमेंट मेथड था, लेकिन यहां लगेगा डबल डिस्प्लेसमेंट मेथड। ये टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं, तो इसमें आप देखेंगे
तो ये आयोनाइज होगा क्योंकि एनिक कंपाउंड है, Ag प्लस NO3 माइनस 1, और ये आयोनाइज होगा Na+1 और Cl -1। अब आप देखिए क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, यानी ये जो कैटायन इस एनायन के साथ था अब ये एक्सचेंज कर लेगा, ये कैटायन चला जाएगा इस एनायन के पास और ये कैटायन आ जाएगा इस एनायन के पास। तो क्या होगा, रिशफलिंग हो गई, रिशफलिंग ऑफ आयंस। तो क्या बन जाएगा, AgCl प्लस NaNO3। ठीक है, तो ये क्या है, प्रेसिपिटेट है, ये सेटल कर जाएगा। और इसको हम क्या कर लें, इसको हम फिल्टर कर लें, इसको हम क्या कर लें, फिल्टर कर लें। फिल्टर करने के बाद क्या करेंगे, इसका वेट ले लेंगे। तो वेट किस में आता है, वेट इक्वल टू mg, ये फिजिक्स में आपने पढ़ा है। और अगर मास कांस्टेंट है, जैसे हमारी बॉडी है, तो हमारी बॉडी का मास क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि हम चाहे यहां पे रहें, चाहे मून पे रहें, चाहे कहीं पे रहें, स्पेस में रहें, तो इतना एरिया तो हम कवर करेंगे ही करेंगे। तो वेट किस पे डिपेंड करता है, ग्रेविटी पे, यानी वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटी। इसीलिए जहां जहां हम वेट मेजरमेंट करते हैं उस मेथड को बोलते हैं ग्रेविमेट्रिक मेथड। यानी जहां सॉलिड सब्सटेंस है, जहां वेइंग करके आप अमाउंट पता लगा पा रहे हैं कि कितना सिल्वर नाइट्रेट कितना NaCl से रिएक्ट किया है, तो उस मेथड को बोलेंगे ग्रेविमेट्रिक मेथड। इसमें करना कुछ नहीं है, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लीजिए, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लीजिए। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है और जो ये प्रोडक्ट का मॉलिक्यूलर वेट है, अगर सपोज करिए ये x ग्राम है, जैसे प्रीवियस मैंने आपको बताया था, इस x ग्राम से ये बनता है y ग्राम। ठीक है, तो हम बता लेंगे कि 1 ग्राम से कितना बनेगा, y/x हो जाएगा, 5 ग्राम से कितना बनेगा, y/x × 5 हो जाएगा, वो कॉम्बिनेशन मेथड। ठीक है, उसको आगे प्रैक्टिकल वगैरह कभी कराएंगे तो आपको बताएंगे कैलकुलेशन, अब इसको छोड़ दीजिए वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अभी आपने केमिकल मेथड देख लिया तीनों में। पहले वाले में आप क्या कर रहे थे, वॉल्यूम मेजरमेंट कर रहे थे। दूसरे वाले में आपने क्या किया, आप गैस मेजरमेंट कर रहे थे, अमाउंट ऑफ गैस रिलीज्ड। और तीसरे में आप क्या मेजर कर रहे थे, अमाउंट ऑफ सॉलिड प्रोडक्ट फॉर्म्ड, यानी वेट कितना है। तो दोनों में आपने देखा कि केमिकल से रिएक्ट हो रहा है, और चाहे वो गैस फॉर्म में रिलीज हो रहा हो, चाहे सॉलिड फॉर्म में आ रहा हो, चाहे वॉल्यूम मेजरमेंट से आ रहा हो। हमने इसको मेजर कर लिया कि अननोन कंसंट्रेशन कितना है बाय रिएक्टिंग विद नोन कंसंट्रेशन ऑफ कंपाउंड या सब्सटेंस। तो ये तो हो गया आपका केमिकल मेथड। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग सेकेंड मेथड पे। सेकेंड मेथड केमिकल मेथड हो गया। नाउ नेक्स्ट वन इज फिजिको केमिकल मेथड और इंस्ट्रूमेंटल मेथड। ये हेडिंग्स आप बहुत अच्छे से ध्यान से देखिए, आपको खुद ऑलरेडी समझ में आ जाएगा है क्या। तो अभी हम लोग इसके पहले केमिकल को केमिकल से रिएक्ट करा के प्रॉपर्टी देख रहे थे। अब हम क्या करेंगे, किसी केमिकल का फिजिकल प्रॉपर्टी मेजरमेंट करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी जस्ट लाइक कोई कंपाउंड है, कोई कंपाउंड है, इसका आपको निकालना है मेल्टिंग पॉइंट। क्या निकालना है, मेल्टिंग पॉइंट। तो ये कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड है, इसका नेचर क्या, ये केमिकल है। ठीक है, इसकी पता क्या कर रहे हैं हम, फिजिकल प्रॉपर्टी। पता क्या कर रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो किसी कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टी अगर पता करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, फिजिको केमिकल हो जाएगा। ठीक है, अब मेल्टिंग पॉइंट ही नहीं होता है, बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, कलर है, शेप है, टेक्सचर है, विस्कोसिटी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, पोलैरिमीटर, मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी है। तो ये सारी चीजें हैं। तो इनके लिए इंस्ट्रूमेंट लगेगा सबको मेजर करने के लिए। मेल्टिंग पॉइंट मेजर करने के लिए मेल्टिंग पॉइंट अपरेटस, आपका विस्कोसिटी मेजर करने के लिए विस्कोमीटर, ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करने के लिए पोलैरिमीटर, कंडक्टेंस चेक करने के लिए कंडक्टोमीटर, करंट चेक करने के लिए अमीटर या गैल्वेनोमीटर। तो ये आप देख रहे हैं जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टी वो किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर हो रही है। या हम लोग यूवी यूज करते हैं एब्जॉर्बेंस मेजर करने के लिए किसी भी सोल्यूशन का, इसमें सॉल्यूट कितना है उसके हिसाब से उसकी एब्जॉर्बेंस होगी। तो हम चाहे कलरीमीटर यूज करें या यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज करें। तो फिजिकल प्रॉपर्टी चेक हो रही है केमिकल कंपाउंड की विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड फिजिको-केमिकल मेथड या इंस्ट्रूमेंटल मेथड। इजी है, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, नोट्स में आपको मिल जाएगा बाकी का डिटेल। और आगे बढ़ते हैं थर्ड वन। इससे कैसे, बायोलॉजिकल मेथड से कैसे पता करेंगे। तो बायोलॉजिकल मेथड बहुत कॉमनली मेथड है, यानी कि आप जितने भी एनिमल मॉडल्स होते हैं उनमें आप ड्रग का क्या करेंगे, एफिकेसी चेक करेंगे। यानी आपने उसका सॉल्यूशन बनाया और उसको क्या किया, इंजेक्ट कर दिया, या आपने उसको एडमिनिस्टर कर दिया कहाँ पे, एनिमल के अंदर। ठीक है, फिर आप उसका रेस्पॉन्स देखते हैं, यानी कि डोज रेस्पॉन्स कर्व। तो ह्यूमन बॉडी हो चाहे एनिमल हो चाहे आपके
ये लेबोरेटरी एनिमल्स हो, चाहे गिनी पिग है, जैसे कि रैट है, माइस है, इनमें अगर आप ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं और क्या करते हैं, रेस्पॉन्स मेजर करते हैं। जैसे कि अगर ब्लड प्रेशर किसी का बढ़ा हुआ आ रहा है, ठीक है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ब्लड प्रेशर अगर बढ़ा है तो हाइपरटेंशन, ये क्या हो जाएगा, हाइपरटेंशन, ठीक है। अगर ब्लड प्रेशर लो है तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेंशन, ठीक है। अगर किसी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, टेम्परेचर बढ़ा है तो क्या हो जाएगा, फीवर हो जाएगा, ठीक है। जनरली ब्लड प्रेशर की बात करें तो नॉर्मल क्या होता है, 120/80 mmHg, ठीक है। अब इससे अगर बढ़ा होगा तो हाइपरटेंशन, इससे अगर कम होगा तो हाइपोटेंशन। फीवर कितना होता है, 98.3 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। अगर इससे बढ़ा हुआ है या 100 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया, ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये बढ़ा हुआ टेम्परेचर है, तो ये क्या है, फीवर है। तो आप कोई भी दवा देंगे, सपोज पीसीएम, पैरासीटामोल, तो ये क्या करेगा, ये बढ़े हुए टेम्परेचर को वापस कहां पहुंचा देगा, नॉर्मल टेम्परेचर पे, ठीक है। अगर टेम्परेचर नॉर्मल है, आप पैरासीटामोल खाएंगे तो ये और नीचे नहीं करेगा। ये क्या करता है कि जो आपके एंटीपायरेटिक्स होते हैं वो बेसिकली इंक्रीज्ड बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल करते हैं, घटाते नहीं है, जो भी बड़ा टेम्परेचर उसको नॉर्मल करते हैं। तो ये सारी आप बायोलॉजिकल एक्टिविटी देख पा रहे हैं एक केमिकल कंपाउंड्स की, यानी कि जो ड्रग्स होती हैं वो बेसिकली केमिकल कंपाउंड है, वो बॉडी के अंदर जाता है, कोई रेस्पॉन्स शो करता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं आपका क्या एक्शन हुआ, क्या रेस्पॉन्स है, ठीक है। तो वो मेजर होगा थ्रू बायोलॉजिकल मेथड। और लास्ट वन है माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड। माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड जो बेसिकली है, ये एंटीबायोटिक्स की एफिकेसी चेक करने के लिए होती है। ये मैं थोड़ा आपको डायग्रामेटिकली समझाऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। कोई भी ड्रग है उसकी अगर आपको एफिकेसी चेक करनी है एंटीबायोटिक की, तो बेसिकली हम वहां पे एनिमल मॉडल पर जाके क्या करते हैं, माइक्रोब्स की उसकी एफिकेसी चेक करते हैं, क्योंकि बेसिकली वो एंटीबायोटिक्स का काम क्या है, टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यहां पे हम सपोज करिए एक पार्टीशन ड्रॉ कर लीजिए, एक पेट्री डिश है, ठीक है, पेट्री डिश है जिसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, कल्चर डेवलप करते हैं, बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह। तो हमने क्या करते हैं कि बेसिकली सपोज करिए कि यहाँ पे हम एक मीडियम ले लेंगे जिसमें आपका बैक्टीरिया ग्रो करेगा, जिसे हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट मीडियम, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट मीडियम हम एक सॉल्यूशन डालेंगे, उसमें आगार रहेगा, आगार की वजह से क्या हो जाएगा, ये आपका मीडियम जेली हो जाएगा, जेल फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर क्या करेंगे हम लोग, बैक्टीरिया की कॉलोनी ग्रो कर लेंगे, बैक्टीरिया की कॉलोनी ग्रो हो गई, ठीक है, इंक्यूबेटर में रख देंगे 24 आवर्स के लिए, कॉलोनी डेवलप हो जाएगी। अब हमें एंटीबायोटिक चेक करना है, तो यहाँ पे हम रखेंगे स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक, स्टैंडर्ड। सपोज हमने सिप्रोफ्लॉक्सासिन का एक डिस्क लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे हमने कंट्रोल रख दिया, यानी कि जिसमें हमने सिप्रोफ्लॉक्सासिन या टेस्ट को हमने क्या किया है, जहाँ डिसॉल्व किया जिस सॉल्वेंट में, ठीक है। सपोज करिए कि अल्कोहल में ही अगर हमने डिसॉल्व किया है, अल्कोहल में, तो अल्कोहल की खुद एंटीबायोटिक एक्टिविटी होती है, अल्कोहल क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है, तो इसका भी कुछ इफेक्ट आ जाएगा। और ये हमारा टेस्ट है, ठीक है। तो हमने सारे डिस्क रख के इसको कवर करके इंक्यूबेटर में रख दिया 24 आवर्स के लिए। और जब नेक्स्ट डे आए तो हमने देखा कि ये क्या कर रहा है, जो स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक ये सर्टेन एरिया में माइक्रोब्स को किल कर रहा है, यानी कि ये पूरा किल कर दिया इसने, तो ये आ गया, दिस इज कॉल्ड जोन ऑफ इनहिबिशन, दिस इज कॉल्ड जोन ऑफ इनहिबिशन। इनहिबिशन मतलब उसको किल कर देगा माइक्रोब्स को, जोन मतलब एरिया, तो इतने एरिया में, इतने एरिया, ये डायमीटर हो गया, इसका आधा करेंगे तो रेडियस हो जाएगा, फॉर्मूला क्या लगेगा, पाई आर स्क्वायर, आप एरिया निकाल लीजिए। तो आप देखेंगे स्टैंडर्ड का एरिया, और इसी प्रकार से आप मान लीजिए एक छोटा सा एरिया आ गया टेस्ट का भी, इसका भी आप निकाल लीजिए। तो ये अगर स्टैंडर्ड पाई R1 था तो इसका क्या हो जाएगा, पाई R2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये एरिया क्या हो गया, A2 हो गया। तो हमने A1 और A2 को क्या किया, कंपेयर कर लिया और देख लिया कि जिसका एरिया ज्यादा या जिसका डायमीटर ज्यादा उसकी एफिकेसी क्या है, ज्यादा है। तो ये भी आपका कैसा हो गया, ये माइक्रोबायोलॉजिकल, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या यूज किया, माइक्रोब्स, और पहले वाले में हमने क्या यूज किया था, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म। तो जब आप बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म यूज करेंगे फॉर द टेस्टिंग ऑफ ड्रग तो वो कहलाएगा बायोलॉजिकल मेथड। और जब आप माइक्रोब्स यूज करेंगे, माइक्रो वर्ड कहां से आया, माइक्रॉन से,
माइक्रोन मीन्स 10⁻⁻⁶ मीटर। ठीक है, तो जब कोई चीज इतनी माइक्रोन छोटी होगी तो वो नेकेड आई से नहीं दिखेगी, वो कहां से दिखेगी? माइक्रोस्कोप, एक इंस्ट्रूमेंट माइक्रोस्कोप है जो माइक्रोन्स लेवल की चीज को देख पाता है। तो जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि बैक्टीरिया वायरस अब आंखों से नहीं देख सकते हैं। जब तक आप उनको कंपाउंड माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में नहीं लेके जाएंगे तब तक आप उनको नहीं देख पाएंगे। तो वो जब इन्वॉल्व होते हैं तो वो आपकी एनालिसिस कहलाती है माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस या माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड। तो इंपॉर्टेंट आपका यही है जो हमको पढ़ना है बेसिकली डिटेल में, केमिकल मेथड। तो होप आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। अगला जब मैं आपको वीडियो लेके आऊंगा तो वहां पे एक स्टैंडर्डाइजेशन कराऊंगा, एक या 2-3 स्टैंडर्डाइजेशन करा दूंगा एसिड का, बेस का। तब आपको समझ में आएगा कि केमिकल मेथड का क्या रोल है, कैसे हम ब्यूरेट रीडिंग रिकॉर्ड करते हैं, कैसे इंडिकेटर कलर चेंज करता है, ब्यूरेट रीडिंग रिकॉर्ड करते हैं बाय अप्लाइंग फार्मूला N1V1 = N2V2, कैसे हम N2 को यानी अननोन कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करते हैं, ये सारा हम डिटेल में देख लेंगे। तो होप आपको मेथड समझ में आया होगा कि कैसे कैसे क्वांटिटेटिव एनालिसिस करके हम केमिकल मेथड से, फिजिकल मेथड से, बायोलॉजिकल मेथड से और माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड से आइडेंटिफाई करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ अननोन कंपाउंड। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, जैसे कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो मैं बना सकूं और आपकी कॉन्सेप्ट्स को और बिल्डअप कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।